पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के क्या है, हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया में कैसे है, ये सारे चीज टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल, उसके डिपार्टमेंट, क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट। इसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर है हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है? हॉस्पिटल फार्मेसी इज द डिपार्टमेंट Hospital pharmacy is the department or service in a hospital which is under the direction of professionally competent, legally qualified pharmacist. किसके अंडर में चलता है? कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल, मतलब प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट, क्वालिफाइड फार्मासिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हॉस्पिटल फार्मेसी का हेड होगा वो क्या होना चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी होना चाहिए। जो हेड की रिक्वायरमेंट है, जो हेड होगा पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इन फार्मेसी और एमडी इन फार्माकोलॉजी। और पीजी इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। जो हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट है उसकी हेड की रिक्वायरमेंट क्या है? वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट क्वालिफाइड फार्मासिस्ट। इसमें एक वर्ड और आता है, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट लीगली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट। लीगली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट का मतलब होता है कि जो भी हम फार्मेसिस्ट कोर्स करते हैं, चाहे वो डिप्लोमा इन फार्मेसी हो, बैचलर ऑफ फार्मेसी हो और मास्टर इन फार्मेसी, कोई भी हम फार्मेसी रिलेटेड कोर्स करते हैं इन इंडिया, तो सबका क्या होता है कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो यहाँ पे जो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट लीगली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट का मतलब होता है कि वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो। पहले फर्स्ट थिंग हो गया, क्या रिक्वायरमेंट है? प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट लीगली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट। सेकेंड जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है वो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट का मतलब कि वो एम.फार्म किया हो, वही हेड बनेगा इन हॉस्पिटल फार्मेसी में। इसका मेन सर्विस होता है, जो मेन फंक्शन होता है कि जितने भी मेडिसिन है, चाहे वो इन पेशेंट के लिए हो, आउट पेशेंट के लिए हो, मेन फंक्शन ये होता है कि जितने भी नर्सिंग स्टेशन है, नर्सिंग स्टेशन तक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी हमारे इन पेशेंट है, इन पेशेंट के लिए जो भी हमारे ड्रग प्रिस्क्राइब्स हैं, मतलब जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है कि हम ये मेडिसिन इस पेशेंट को इस डोज में देना है, सुबह शाम बीडी देना है, टीडीएस देना है, 3 बार देना है, एसओएस देना है, जब उनको रिक्वायरमेंट है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, वो सारे ड्रग का डिस्पेंसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि उनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो भी मेडिसिन है, मेडिसिन प्रॉपर डोज में डिस्ट्रीब्यूट हो,
उसको डिस्पेंस किया जाए, और ऐसा ना हो कि किसी कोई भी मेडिसिन हम दूसरे पेशेंट को दे दें। मेडिसिन का स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और उसका रिकॉर्ड, ये मेन फंक्शन होता है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का। स्टोरेज में सबसे पहले चीज आती है स्टोरेज। जो स्टोरेज है, बहुत से जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के हम एग्जांपल लेते हैं, तो जितने भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मतलब कि जिस जो ओरिजिन है, जो रॉ मटेरियल का जो ओरिजिन होता है, उसका जो सोर्स होता है वो बायोलॉजिकल सोर्स होता है, इसलिए हम उनको बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जितने भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं उनका स्टोरेज मोस्टली प्रोडक्ट का हमारा 2 to 8 डिग्री सेल्सियस होता है। तो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है या जो भी स्टोरेज, रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशन है। रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशन का मतलब कि जो फार्मुलेशन है, सारे फार्मुलेशन के एक स्टोरेज कंडीशन डिफाइन होती है कि वो प्रोडक्ट हमको कहाँ पे स्टोर करना है, 2 to 8 पे करना है, कूल एंड ड्राई प्लेस, डू नॉट फ्रीज, नॉट स्प्रेडिंग 15 डिग्री सेल्सियस, नॉट स्प्रेडिंग 30 डिग्री सेल्सियस, प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। जो भी हमारे स्टोरेज कंडीशन है, उस स्टोरेज प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन को मेंटेन करना रहता है। इसके बाद जो डिस्पेंसिंग है, उसमें टाइप्स ऑफ बहुत से शेड्यूल के ड्रग्स आते हैं। शेड्यूल एच ड्रग है, शेड्यूल H1 है, H है, X है, शेड्यूल C1 के ड्रग्स हैं। तो उन सारे शेड्यूल के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि आप लोगों का एक सब्जेक्ट चलता होगा फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में आपको जितने भी इसके रिलेटेड है, कौन सा शेड्यूल है, उस शेड्यूल में क्या होता है, वो सारी चीज़ें आती हैं। जो भी शेड्यूल की रिक्वायरमेंट है, जैसे एनआरएक्स प्रोडक्ट्स है, नारकोटिक्स प्रोडक्ट्स है, तो नारकोटिक्स प्रोडक्ट्स की हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से उसके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। शेड्यूल एच के प्रोडक्ट्स हैं तो हम उसको आरएमपी के प्रिस्क्रिप्शन पे ही, जो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसके प्रिस्क्रिप्शन पे ही वो ड्रग डिस्पेंस करना है। तो ये सारी जो रूल्स रेगुलेशन है वो सारे हमको इम्प्लीमेंट करना रहता है, फॉलो करना रहता है। तो जो अभी हॉस्पिटल फार्मेसी उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले सबसे पहले चीज आती है उसकी ऑब्जेक्टिव। हॉस्पिटल फार्मेसी का क्या ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव है, टू प्रोवाइड द राइट मेडिसिन टू राइट पेशेंट एट राइट टाइम इन राइट क्वांटिटी विथ मिनिमम कॉस्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या होती है हॉस्पिटल फार्मेसी की? टू प्रोवाइड राइट मेडिसिन, मतलब कि जो सही दवा टू राइट पेशेंट, जो सही पेशेंट, मतलब ऐसा नहीं कि सही दवा है लेकिन हम दूसरे पेशेंट को दे दिए। पहले ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू प्रोवाइड द राइट मेडिसिन टू राइट पेशेंट एट राइट टाइम इन राइट क्वांटिटी। यहाँ पे जब हम करते हैं पहले, टू प्रोवाइड राइट मेडिसिन टू राइट पेशेंट एट राइट टाइम right medicine to provide right medicine to right patient at right time in right quantity with minimum cost, in
राइट क्वांटिटी विथ मिनिमम कास्ट। पहला ऑब्जेक्टिव यही है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव और मेन ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें to provide right medicine to right patient at right time in right quantity with minimum cost। इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारी मेडिसिन है उस मेडिसिन में कुछ एडल्ट्रेंट तो नहीं है, मतलब उसमें कुछ मिलावट तो नहीं है, सब्स्टिट्यूट तो नहीं है। टू राइट पेशेंट, जो भी पेशेंट है, राइट पेशेंट एट राइट टाइम। राइट टाइम का मतलब ये होता है कि जो जब जिस टाइम उसके डोज प्रिस्क्राइब, जब उसके ड्रग की ज़रूरत है। हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, आप लोगों को पता होगा EMI इसको बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, या जनरल लोग यूज करते हैं इसको हार्ट अटैक। तो उसमें क्या होता है, हार्ट अटैक में एक मेडिसिन आती है टेनिक्टिप्लेज, वो एंटी थायमोलिटिक ड्रग होती है। क्या करती है, वो ब्लड क्लॉट को डिजॉल्व करती है। इसको क्या करते हैं कि जो भी EMI के पेशेंट है, जब उसको अटैक आया विद इन 6 आवर हमको उनको इंजेक्शन देना रहता है। उसके जो भी क्लॉट है, क्लॉट लाइसिस करनी पड़ती है बाय द मेडिसिन या ड्रग। या हम एग्जांपल लेते हैं ब्रेन स्ट्रोक का, मतलब जिसको बोलते हैं लकवा जनरल भाषा में। उसमें भी क्या होता है, ब्रेन के अंदर ब्लड रिलीज हो जाता है, तो ब्लड क्लॉट ना बने तो उसके लिए भी इंजेक्शन दिया जाता है। तो जब भी ब्रेन स्ट्रोक आया उसके विद इन 6 आवर हमको वो इंजेक्शन प्रोवाइड करना रहता है। उस टाइम के बाद हम देंगे उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसलिए जो भी ड्रग की रिक्वायरमेंट है, जब उनको ज़रूरत है एक टाइम, उस टाइम लिमिट में ही वो हमको ड्रग देना है। इन राइट क्वांटिटी मतलब जो उस ड्रग का डोज है, कितनी डोज की रिक्वायरमेंट है। जितने भी API है, सारे API का जो क्वांटिटी होता है, जो डोज होता है, वो डिफरेंट होता है। वो डिफरेंट इसलिए होता है कि जो AD50 LD50 आप लोगों को फार्मास्यूटिक्स में मैंने बताया था कि जब भी हम ड्रग का डेवलपमेंट होते हैं तो उसके लिए आप लोगों के कर बताया था MEC, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और लीथल डोज, जो मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, इसके बीच का जो कंसंट्रेशन होता है यही मेंटेन करना रहता है। इसी के बीच में हमारा ड्रग का रिस्पांस आता है। इसके ऊपर जाएगा एडवर्स रिएक्शन होता है, इससे नीचे जब रहेगा उसका कंसंट्रेशन तो वो ड्रग रिस्पांस, फार्माकोलॉजिकल उस ड्रग का रिस्पांस नहीं आता है। इसलिए हमारा राइट क्वांटिटी का ड्रग होना चाहिए विथ मिनिमम कास्ट। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो उस ड्रग की कास्ट बहुत ज़्यादा हो। इसलिए पहला जो ऑब्जेक्टिव है, टू प्रोवाइड राइट मेडिसिन टू राइट पेशेंट इन राइट टाइम इन राइट क्वांटिटी विथ मिनिमम कास्ट। जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है, टू प्लान, ऑर्गेनाइज एंड इम्प्लीमेंट द पॉलिसी ऑफ फार्मेसी। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक डिफरेंट, मतलब जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव उसको अचीव करना है कि हमको राइट पेशेंट, जो भी राइट पेशेंट है, राइट मेडिसिन है, और वो हमारा विद इन टाइम और राइट क्वांटिटी में पेशेंट को डिलीवर हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम डिफरेंट पॉलिसी बनाते हैं, प्लान बनाते हैं कि कौन सी हमारी पॉलिसी रहेगी, कौन सा प्लान रहेगा, उस प्लान के बेसिस पे हमारी वर्किंग होती है। तो इसके लिए क्या होता है, टू प्लान, ऑर्गेनाइज एंड इम्प्लीमेंट द पॉलिसी ऑफ फार्मेसी। जो भी फार्मेसी है, हम यहाँ पे फार्मेसी इन द सेंस ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी की बात करेंगे। तो जो फार्मेसी है, वो जो भी फार्मेसी है, जो हॉस्पिटल फार्मेसी, उसकी क्या करेंगे, एक पॉलिसी बनाएंगे
उस पॉलिसी में होगा कि हमको कैसे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे स्टोर करना है, कहाँ से लाना है, कौन से बेसिस पे हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम एक प्लान और पॉलिसी बनाते हैं। तो सेकेंड हमारा ऑब्जेक्टिव होता है टू प्लान, ऑर्गेनाइज एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसी ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हो जाता है टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन ऑफ पीटीसी। जो भी हमारा पीटीसी का डिसीजन आता है उसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना रहता है। टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च वर्क। यहाँ पे टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च, और जो भी हॉस्पिटल फार्मेसी है, बहुत से ड्रग के क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे सारे, जो भी हम अगर जैसे अभी आज के सिनेरियो में बात करें तो आप लोग सब लोग कोविड-19 से अवेयर हैं। तो कोविड-19 में अभी जैसे एग्जांपल लेते हैं वैक्सीन का, तो आप न्यूज़ भी देखते होंगे कि बहुत से वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट हुआ है। तो जो भी ह्यूमन ट्रायल होता है, ह्यूमन ट्रायल कहाँ होता है, वो हॉस्पिटल में। जो ह्यूमन ट्रायल होता है हॉस्पिटल में, उसमें हम हेल्दी पेशेंट भी, जो भी वॉलंटियर है, हेल्दी पेशेंट भी लिए जाते हैं और हेल्दी पर्सन भी लिए जाते हैं और पेशेंट भी लिए जाते हैं। हेल्दी वॉलंटियर में हमारा डिफरेंट एज ग्रुप लिया जाता है, 12 से 60 साल, 12 से कम, प्रेग्नेंट वोमेन और 60 ईयर से ज़्यादा। और फिर इसके लिए सेम एक कैटेगरी हमारे पेशेंट के लिए भी कंसिडर की जाती है। तो उसमें अलग अलग फेज, मतलब अलग अलग पॉलिसी रहती है कि हम उस मेडिसिन का कैसे सैम्पलिंग करते हैं। उसमें एक पॉलिसी आती है डबल ब्लाइंड। डबल ब्लाइंड में क्या करते हैं कि वो मेडिसिन आता है, मेडिसिन बाहर से आया, जो भी कंपनी उसको क्लिनिकल ट्रायल कर रही है, तो हॉस्पिटल फार्मेसी में वो मेडिसिन उन्होंने प्रोवाइड कर दिया। उस मेडिसिन में क्या होता है कि प्लेसिबो भी रहता है। प्लेसिबो का मतलब होता है कि उसमें ओनली एक्सपीरियंस है, एपीआई नहीं है, और ड्रग भी रहता है। तो जब ये भेजते हैं तो बस भेजने वाले पर्सन को पता है, वो कोडिंग रहती है कि किसमें ओनली प्लेसिबो है और किसमें एपीआई है। जहाँ हॉस्पिटल फार्मेसी में जहाँ पे मेडिसिन रखता है, वो उस पर्सन को भी नहीं पता है कि इसमें कौन सा प्लेसिबो है और कौन सा ड्रग है, किसमें ड्रग है। बस उसको कोडिंग, मतलब उन्होंने कर दिया कि रेड पैक, ब्लू पैक। तो जहाँ से बन के आया, जिन्होंने प्रोवाइड किया, उस पर्सन को बस पता है सपोज कि रेड में उन्होंने ड्रग डाला है और ब्लू में उन्होंने कर दिया प्लेसिबो। यहाँ पे हॉस्पिटल फार्मेसी में जो फार्मासिस्ट है उसको नहीं पता है कि रेड में ड्रग है और ब्लू में प्लेसिबो है। तो रैंडम किसी पेशेंट को जब वो देते हैं तो उनको नोट डाउन रहेगा कि हमने इस पर्सन को रेड से दिया था या ब्लू से दिया था। वही रेड ब्लू का सैम्पलिंग जो भी वॉलंटियर है, हेल्दी वॉलंटियर है, अगर इंजेक्शन फॉर्म में उनको इंजेक्शन दिया गया या टेबलेट फॉर्म में, जो भी उनके फॉर्म रहते हैं, उस फॉर्म में कंसेंट फॉर्म रहते हैं और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट फिल करना है, वो सारे डाटा उसमें फिल किए जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसका सैम्पलिंग किया जाएगा। ब्लड सैंपल लेंगे, ब्लड सैंपल के बाद उस सैम्पलिंग का रिपोर्ट देखा जाता है। तो यहाँ पे एक टाइप ऑफ, ये डबल ब्लाइंड बोलते हैं इस रिसर्च टाइप को, कि किसी को नहीं, जो भी पर्सन दिया, ड्रग दिया, उसको नहीं पता है कि हमने ड्रग दिया है कि प्लेसिबो दिया। जिसने टेस्टिंग किया उसको भी नहीं पता है कि हम ड्रग वाले का टेस्टिंग कर रहे हैं या प्लेसिबो वाले की। इससे क्या होता है कि जो भी रिजल्ट आता है, रिजल्ट में एल्ट्रेशन नहीं रहता है, मतलब कोई भी उसमें छेड़छाड़ नहीं करते हैं या मैनिपुलेशन नहीं करते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि एग्जैक्ट डाटा आता है। सेकेंड टाइप के जो रिसर्च हैं कि फार्माकोविजिलेंस की स्टडी हम बोलते हैं कि किसी भी ड्रग का एडवर्स रिएक्शन आया, तो वहाँ पे एक पर्सन रहता है, वो मेडिसिन का, वो पर्सन क्या रहता है हॉस्पिटल में, उनको किसी पेशेंट को एडवर्स ड्रग रिएक्शन आया तो वो पेशेंट उनको रिपोर्ट करता है कि ये मेडिसिन खाने के बाद इस पेशेंट को एडवर्स रिएक्शन आया था या कुछ उसके दूसरे मतलब साइन सिम्टम्स आए।
उन सारे चीज़ों की रिकॉर्डिंग होती है और डाटा फिर कलेक्ट किया जाता है। तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च वर्क। जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू एक्ट एज प्रॉफिट सेंटर ऑफ हॉस्पिटल। जो भी हॉस्पिटल फार्मेसी है तो क्या वर्क करता है, टू एक्ट एज प्रॉफिट सेंटर ऑफ हॉस्पिटल। यहाँ पे जो भी मेडिसिन की सेल है पेशेंट से, जो इन पेशेंट आउट पेशेंट या जो भी चीज पेशेंट है, वहाँ से क्या होता है कि जो मेडिसिन की सेल होती है उसमें उनका एक प्रॉफिट सेंटर होता है मेडिसिन का, जो भी हॉस्पिटल है तो वो वर्क करता है एज ए प्रॉफिट सेंटर। जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू एक्ट एज काउंसलिंग सेंटर ऑफ पेशेंट। काउंसलिंग सेंटर ऑफ पेशेंट के यहाँ पे किस टाइप की हम काउंसलिंग करेंगे। जो भी हॉस्पिटल फार्मेसी है, ड्रग रिलेटेड जो काउंसलिंग है वो सारी काउंसलिंग पेशेंट की जाती है कि हमको दवा कैसे लेना है, कब लेना है, इसके साइड इफेक्ट क्या हैं और इसके साथ हमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है। इन सारे चीज़ों की पेशेंट की काउंसलिंग की जाती है। तो टू एक्ट एज काउंसलिंग सेंटर ऑफ पेशेंट। जो नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है टू एक्ट एज इंफॉर्मेशन सेंटर अबाउट ड्रग। जो हॉस्पिटल फार्मेसी है वो एक इंफॉर्मेशन सेंटर का वर्क करता है। वो इंफॉर्मेशन सेंटर किसके बारे में रहता है, ड्रग के बारे में। जो भी ड्रग के नॉलेज है या इंफॉर्मेशन सेंटर का वर्क करता है। इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव आता है टू मैन्युफैक्चर लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल या सुटेबल डोजेज पंप। जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है ये बहुत बड़े जहाँ हॉस्पिटल है, जहाँ पे एसेप्टिक मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेसिंग है, वहीं पे ये चीज़ें होती हैं। टू मैन्युफैक्चर ऑफ लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल हम बोलते हैं, एलवीपी बोला जाता है, पेरेंटल डोजेज पंप जिसका वॉल्यूम 100 ml से ज़्यादा है। तो टू मैन्युफैक्चर लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल टू सुटेबल डोजेज पंप, ये क्या थे हमारे हॉस्पिटल फार्मेसी के ऑब्जेक्टिव थे। इसके बाद आता है इसके फंक्शन। ऑब्जेक्टिव में सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड द राइट मेडिसिन टू राइट पेशेंट एट राइट टाइम इन राइट डोज विथ मिनिमम कॉस्ट। यही हॉस्पिटल फार्मेसी का मेन ऑब्जेक्टिव है। जैसे अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू प्रोवाइड हेल्थ केयर टू कम्युनिटी या पेशेंट। जो भी हेल्थ केयर की फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करती है हॉस्पिटल। तो वैसे हॉस्पिटल फार्मेसी का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है टू प्रोवाइड द राइट मेडिसिन टू राइट पेशेंट एट राइट टाइम इन राइट क्वांटिटी विथ मिनिमम कॉस्ट। इसके बाद फंक्शन। फंक्शन क्या होते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के, आपको पता हो गया कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उनको दवा देना है, जो दवा देना है वो सही पेशेंट है उसको देना है, सही समय से देना है और सही मात्रा में देना है। ये हो गया ऑब्जेक्टिव आपका। तो इसके लिए क्या क्या फंक्शन होगा, टू पार्टिसिपेट इन पेशेंट केयर सिस्टम बाय डिस्पेंसिंग मेडिसिन एंड मॉनिटरिंग द पेशेंट। तो क्या हो गया फंक्शन कि हम जो भी पेशेंट केयर है, जो भी पेशेंट केयर सिस्टम है, मतलब किसी भी हॉस्पिटल में पेशेंट केयर के लिए जो सिस्टम है उसमें क्या करेंगे, पार्ट लेंगे, उसमें हम भाग लेंगे। कैसे, जो उसको मेडिसिन देना है, और मेडिसिन जब देते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन। क्या करेंगे, डिस्पेंसिंग करेंगे मेडिसिन का, और मॉनिटर करेंगे पेशेंट को कि उस मेडिसिन देने के बाद उस पेशेंट को क्या उस मेडिसिन का असर हुआ, क्या एक्शन आया, एडवर्स रिएक्शन तो नहीं आया,
या उस पर कुछ ऐसा तो नहीं, कुछ दवा का असर ही नहीं हो रहा है। तो जो भी चीज़ें हैं, डिस्पेंसिंग मेडिसिन एंड मॉनिटरिंग द पेशेंट, पहला फंक्शन हुआ। सेकंड फंक्शन क्या होगा? डिस्पेंसिंग ऑफ नारकोटिक मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। डिस्पेंसिंग मेडिसिन एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट उसी को नेक्स्ट फंक्शन में क्या कर दिए, पहला क्या किया कि पेशेंट केयर सिस्टम में भाग लेते हैं। वो भाग कैसे लेंगे कि हम डिस्पेंस कर देंगे मेडिसिन को और पेशेंट केयर में मॉनिटरिंग करेंगे। सेकेंड फंक्शन हो गया डिस्पेंसिंग ऑफ नारकोटिक्स। बहुत से नारकोटिक्स प्रोडक्ट्स आते हैं जिसको ब्लिस्टर या जो भी सैम्पलिंग होती है उस पर लिखा जाता है NRX। ये सिंबल होता है नारकोटिक मेडिसिन के। नारकोटिक मेडिसिन में बहुत से फार्मूलेशन है, डायज़ेपाम, अल्प्राजोलम, क्लोंजाजीपाम, ये सब नारकोटिक प्रोडक्ट्स हैं। तो उस नारकोटिक प्रोडक्ट का भी हमको डिस्पेंसिंग करना है। नारकोटिक प्रोडक्ट का मिसयूज नहीं होना चाहिए। उसकी सारी रिकॉर्डिंग रहती है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया जाता है, किस पर्सन को दिए हैं, कितना डोज मतलब कितनी मात्रा दिए थे, उन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो पहला क्या हो गया फंक्शन, तो डिस्पेंसिंग नारकोटिक मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, मेडिसिन है या नारकोटिक्स प्रोडक्ट्स हैं, उसका क्या करना है, डिस्पेंसिंग करना है। डिस्पेंसिंग ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल एंड अल्कोहल कंटेनिंग ड्रग्स। जो रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, हम यहाँ पे एक ही फंक्शन है, अगर हम एक ही लाइन में फंक्शन की बात करें तो जो ऑब्जेक्टिव था हमारा राइट मेडिसिन का, राइट टाइम, राइट मेडिसिन, राइट डोज टू राइट पेशेंट, उसी को डिफरेंट पार्ट में अभी फंक्शन में डिवाइड कर दिया गया है कि नारकोटिक मेडिसिन का डिस्पेंसिंग करना है, जो भी एल्कोहलिक प्रिपरेशन के अगर ड्रग्स हैं उसका डिस्पेंसिंग करना है, रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं। रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मेनली हम किसी डायग्नोस्टिक में यूज करते हैं या जो हमारे ये होते हैं जो बोलते हैं रेडियोथेरेपी, कैंसर पेशेंट की जो रेडियोथेरेपी होती है उसमें यूज करते हैं। तो डिस्पेंसिंग ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल एंड एल्कोहल कंटेनिंग ड्रग्स। नेक्स्ट फंक्शन हो जाता है डिस्पेंसिंग ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। सारा हम अगर हम मेन बात करें अगर फंक्शन की, अगर एक लाइन में बोले तो क्या कर रहे हैं, डिस्पेंसिंग कर रहे हैं। डिस्पेंसिंग किसका किसका कर रहे हैं, रेडियो फार्मास्यूटिकल का, रेडियो फार्मास्यूटिकल का कर रहे हैं, एल्कोहल कंटेनिंग ड्रग का कर रहे हैं, नार्कोटिक प्रोडक्ट्स का कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन का कर रहे हैं, जो भी हमारे सर्जिकल ड्रेसिंग है, जो हमारे सर्जरी के बाद जो ड्रेसिंग यूज करते हैं या सर्जिकल प्रोडक्ट्स हैं, उन सारी चीज़ों का डिस्पेंसिंग हमारा फंक्शन में आता है। इसके बाद आता है पैकेजिंग ऑफ मेडिसिन, ड्रग्स एंड लेबलिंग ऑफ कंटेनर। डिस्पेंसिंग ऑफ पैकेजिंग ऑफ मेडिसिन, ड्रग एंड लेबलिंग ऑफ कंटेनर। जो हमने प्रोडक्ट डिस्पेंस किया, बहुत सी बार क्या होता है कि जो ड्रग्स आते हैं बल्क पैकिंग में आते हैं या बल्क कंटेनर पैकिंग में आते हैं। तो हॉस्पिटल में क्या होता है, बल्क कंटेनर पैकिंग में आते हैं तो उसमें 500 टैबलेट या 1000 टैबलेट एक बड़े कंटेनर में आ जाता है। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि वो उसमें से जो जितना पेशेंट को रिक्वायर्ड है, सपोज कि आपको 5 टैबलेट या 10 टैबलेट हमको किसी पेशेंट को डिस्पेंस करके देना है, तो उसमें से क्या कर देंगे, वो 5 या 10 टैबलेट निकालते हैं, उसको अच्छे से पैक करना है, उस पर लेबल करना है, लेबल करने के बाद उसका डोज लिखना है, और सारी चीज़ें हमारा लेबलिंग है, पैकेजिंग फंक्शन का पार्ट होता है। ऑब्जेक्टिव में हमने एक पॉइंट बताया था, टू एक्ट एज प्रॉफिट सेंटर, तो यहाँ फंक्शन में भी आएगा, टू एक्ट एज ए प्रॉफिट सेंटर इन हॉस्पिटल। प्रॉफिट सेंटर कैसे वर्क करता है, जो भी हमारा मेडिसिन आता है या हॉस्पिटल में जो भी मेडिकल स्टोर है, अगर हम स्टोर के हॉस्पिटल फार्मेसी की बात करें तो वहाँ पे क्या है कि बल्क
परचेजिंग में प्रोडक्ट आते हैं और उससे कुछ प्रॉफिट मार्जिन के साथ वो पेशेंट को डिस्पेंस किया जाता है। तो इस वजह से वो क्या करता है, टू एक्ट एज प्रॉफिट सेंटर ऑफ हॉस्पिटल। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, टू मेंटेन या चेक रिकॉर्ड ऑफ ड्रग्स अबाउट यूटिलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। टू चेक एंड मेंटेन, इसमें क्या होगा कि जो भी हॉस्पिटल फार्मेसी है वहाँ पे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वर्क करेंगे। जो हेड है उनका हेड क्या होगा, जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएट है। तो जो सीनियर पर्सन है, हेड है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि विद इन टाइम फ्रिक्वेंटली वो डॉक्यूमेंट चेक करते रहें, वेरीफाई करते रहें कि क्या सारे रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जो पर्सन वहाँ वर्क करता है, जो वहाँ पे मेडिसिन डिस्पेंस कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डॉक्यूमेंट मेंटेन करने की। मतलब जो भी चीज़ है वो अपनी एंट्री करता है कि हमने इस पेशेंट को हमने इतनी मेडिसिन दिया था या डिस्पेंस किया था, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, जो भी इसके रिलेटेड मेडिसिन रिलेटेड रिकॉर्ड है, यूटिलाइजेशन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन भी करना है और उसको चेक भी करना है। ये फंक्शन हमारे हॉस्पिटल फार्मेसी का होता है। इसके बाद आता है टू चेक सोर्स ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन। जो भी हेड है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो हमारा सोर्स है मेडिसिन का, सोर्स का मतलब कि जहाँ से वो प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्या वो ऑथेंटिक सोर्स है। ऑथेंटिक सोर्स का मीनिंग्स कि जो भी मैन्युफैक्चरर है उस मैन्युफैक्चरर का क्या वो ऑथराइज डीलर है या डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, ऐसा तो नहीं कहीं से सब स्टैंडर्ड ड्रग मिक्स होके आ रहा है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फंक्शन होता है कि जो हमारा मेडिसिन है वो राइट ही मेडिसिन है, सब स्टैंडर्ड नहीं है, उसमें एडल्ट्रेट नहीं है, उसकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी गुड क्वालिटी की है, मतलब उसका जो भी क्वालिटी हो वो मेंटेन है। ये भी एक फंक्शन होता है कि जो भी सोर्स है, सोर्स को वेरीफाई करना, उसको चेक करना, जहाँ से हमारा सोर्स मटेरियल मेडिसिन आ रहा है वो प्रॉपर सोर्स है, वहाँ से हमारा आ रहा है। इसके बाद जो फंक्शन होता है मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, परचेजिंग मेथड, बुक कीपिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग। मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक वर्ड आता है मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इसका मतलब ये होता है कि जो भी मेडिसिन है, ऐसा तो नहीं किसी हम प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हमने वहाँ पे रख दिया है और जिसकी डिमांड कम है, तो क्या होगा, हमारा जो वहाँ पे जो हॉस्पिटल फार्मेसी है वहाँ पे उनका इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ गया। सपोज हमने कोई रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट रख दिया, अगर रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है तो वो स्पेसिफिक कैंसर पेशेंट को देना है, और उस हॉस्पिटल में कैंसर के पेशेंट हो सकता है कि 4 महीने 5 महीने में 1 या 2 आते हैं, और वो अगर प्रोडक्ट ही प्रिस्क्राइब ना हो तो क्या होगा, वो प्रोडक्ट रखे रखे एक्सपायर भी हो जाएगा। अगर सेल भी होता है तो इन्वेंट्री कास्ट, जो उनके कास्ट है हॉस्पिटल फार्मेसी, क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। तो हम जो मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, कि हमको ऑप्टिमम कंडीशन में रखना है। सेकेंड, कुछ ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है जिसकी डिमांड ज़्यादा है और हम वो क्वांटिटी कम रखे हैं। तो ये सारा हमको डिपेंड होता है इन्वेंट्री कंट्रोल में, हमको कौन सा प्रोडक्ट मिनिमम स्टॉक कितनी क्वांटिटी में रखना है। ये हो जाता है इन्वेंट्री कंट्रोल। परचेजिंग मेथड, जो परचेजिंग मेथड है, परचेजिंग मेथड यहाँ का मतलब कि हमको एक बार में कितनी क्वांटिटी परचेज करना है।
क्योंकि अगर सपोज कि कोई हॉस्पिटल फार्मेसी बड़ा हॉस्पिटल गोरखपुर में है और अपने वो प्रोडक्ट किसी मैन्युफैक्चरिंग साइट से ही परचेज करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग साइट से परचेज करने के बाद उनका क्या होगा, जो भी फ्रेट चार्ज है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, वो हॉस्पिटल को देना पड़ता है। तो कितनी क्वांटिटी परचेज करें तो उसके लिए उनकी कॉस्ट मिनिमम आए। सपोज कि इसके लिए एक एनालिसिस होता है, हम उसको बोलते हैं ABC एनालिसिस। ये आप लोग सिलेबस में नहीं है, बस हमने बता दिया कि परचेजिंग मेथड में कितनी क्वांटिटी हमको परचेज करना है। यहाँ पे जैसे अगर हमने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, सपोज हमने 10 लाख की क्वांटिटी परचेज कर ली कि हमारा फ्रेट चार्ज कम लगे, बट हमने जो 10 लाख हमको क्या करने पड़ेगा कि इसी टाइम बीइंग में हमको उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को 10 लाख पे करना पड़ेगा, और वो प्रोडक्ट मान लो कि हमको 1 साल तक चलता है, तो एक आज के डे में हमने उसको 1 लाख दे दिया, तो उस 1 लाख रुपए का क्या होता है, इंटरेस्ट भी तो होता है। हमने मान लो कि फ्रेट में 1000 रुपये बचा है कि हमारा 1000 रुपये एक ही बार अगर ऑर्डर किए तो बच जाएगा, बट हमने आज की डेट में ही क्या किया, उनको 10 लाख रुपए पे कर दिया। तो 10 लाख का जो इंटरेस्ट होता है तो वो भी हमको देखना रहता है, उसका इंटरेस्ट कितना जाएगा। हमारा 1000 से कम है तब तो ठीक है, अगर 1000 से ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको लॉस होगा। तो हमको क्या करना है, जो भी हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी का फंक्शन है उसमें एक आता है टू मेंटेन इन्वेंट्री कंट्रोल परचेजिंग मेथड, कि हमको कितना इन्वेंट्री रखना है, कौन सी इन्वेंट्री कंट्रोल, कौन सा प्रोडक्ट कितने क्वांटिटी में रखना है, उसको मेंटेन करना है। उसके बाद परचेजिंग कंट्रोल करना है, रिकॉर्ड कीपिंग, जो भी रिकॉर्ड है उन सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। इसके बाद टू इम्प्लीमेंट डिसीजन ऑफ पीटीसी एंड मेंटेन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ ड्रग्स, जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ ड्रग्स है, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहाँ बात करें अगर हॉस्पिटल के अंदर, तो हॉस्पिटल में हमको उस जो भी जैसे कि अगर इन पेशेंट है, उस इन पेशेंट के हम के पास हमारा ड्रग कैसे जाएगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो वार्ड में है या चाहे आईसीयू में है, एनएसआई में है, गाइनो वार्ड में है, आर्थो वार्ड में, जिस भी वार्ड में अगर इन पेशेंट है, तो वहाँ तक जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसके लिए हमको एक सिस्टम बनाना पड़ता है कि कौन कैसे हमारे पास रिकॉर्ड आएगा, हम उसको कैसे डिस्पेंस करेंगे, कैसे वो वही राइट मेडिसिन राइट पेशेंट तक जाए। तो उसके लिए जो सिस्टम बनाते हैं उसको बोलते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये तो हो गया इन पेशेंट के लिए। आउट पेशेंट के लिए हमको कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो सारी चीज़ें का जो भी हम सिस्टम बनाते हैं वो हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी के फंक्शन में आता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेराइल एंड नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट्स एंड चेकिंग ऑफ प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट्स। तो जनरली आज के डेट में हॉस्पिटल फार्मेसी में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है। जनरली क्या करते हैं, वहाँ पे चेक करते हैं प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट, जो भी हमारे फार्मुलेटेड प्रोडक्ट आते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आते हैं, उसको वो चेक करते हैं कि वो प्रॉपर है या नहीं है। टू टेक पार्ट इन रिसर्च स्टडी एंड टू कोऑपरेट विथ अदर डिपार्टमेंट। आप लोगों को इसके पहले एग्जांपल बताया था। अब देख क्लिनिकल ट्रायल का कैसे हो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, कैसे वो पार्ट लेते हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन ये भी होता है कि पार्टिसिपेशन होता है रिसर्च में विद द कोऑपरेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स, तो जो भी अदर्स डिपार्टमेंट है उनके साथ। इसके बाद आता है, ये तो हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव और फंक्शन। इसके बाद आता है रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स in terms of qualification। क्या रिक्वायरमेंट्स है क्वालिफिकेशन,
तो जो हेड होता है आप लोगों को बताया था, जो भी हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी में, हॉस्पिटल फार्मेसी का जो हेड होगा वो हेड होगा पोस्ट ग्रेजुएट इन फार्मेसी। पोस्ट ग्रेजुएट इन फार्मेसी का मतलब क्या हो गया, एम फार्म। जो हेड होगा वो क्या होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, वो पोस्ट ग्रेजुएट इन फार्मेसी या एम फार्म होना चाहिए, एम फार्म या फार्माकोलॉजी। फार्मेसी का एक ब्रांच होता है फार्माकोलॉजी, तो एम फार्म हो या एमडी फार्माकोलॉजी हो, एम फार्म फार्माकोलॉजी हो, या जो भी फार्मेसी से एम फार्म हो, ये होना चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएट इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। पोस्ट ग्रेजुएट इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे जो हेड लिए जाते हैं, आप यहाँ पे पूछेंगे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट होता है, बट वो क्या होना चाहिए, वो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। अगर हम हॉस्पिटल फार्मेसी का हेड अगर कोई हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से किया है, उसके पहले जो उसका ग्रेजुएशन लेवल हो वो फार्मेसी से हो, तभी वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होगा। तो पहला क्या है, वो कॉम्पिटेंट लीगली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट लीगली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट का मतलब हमारा यहाँ पे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट से होता है, जिसका फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होता है। तो जो हेड होता है, हेड क्या होगा, पोस्ट ग्रेजुएट इन फार्मेसी और फार्माकोलॉजी या पोस्ट ग्रेजुएट इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। ये हो गया इन टर्म ऑफ द ये हो गया हेड। ये हेड क्या करेंगे, जो भी हमारे इनके अंडर में काम करने वाले हैं, जो भी स्टाफ्स हैं, हो सकता है इनके अंडर में 4, 5, 10 जो भी फार्मासिस्ट वर्क करते हैं, डिपेंड होता है कितने बेड का हॉस्पिटल है, तो उसके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कितने रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट चाहिए, उसके गवर्नमेंट की गाइडलाइन होती है। तो जो भी पर्सन वर्क करता है उन सब की रिपोर्टिंग इनको होती है। जो हेड होते हैं, जो भी हमारे दूसरे डिपार्टमेंट हैं हॉस्पिटल के, उनके साथ उनको कोऑर्डिनेट करना है। जो भी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर है, मतलब आपको पिछले चैप्टर में जो बताया था, जो हेड है हॉस्पिटल का, उनको ये रिपोर्ट करते हैं, जो भी इनके डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम्स है, जो भी बजटिंग है, जो भी सारी चीज़ें हैं, उनसे सारी चीज़ें लेके उनके साथ डिस्कस करते हैं और शेयर करते हैं। इसके बाद ये हो गया इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन। इसके बाद होता है लोकेशन एंड लेआउट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। हमने अभी तक हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या पढ़ा, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के बाद उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या हमारे फंक्शन होंगे, फंक्शन के बाद उनका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए हेड का, इसके बाद लेआउट, हॉस्पिटल फार्मेसी का लोकेशन एंड लेआउट। लोकेशन एंड लोकेशन एंड लेआउट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। सबसे पहले चीज कि ये आता है कि हमारा जो भी हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी है, जनरल भाषा में हम लोग क्या यूज करते हैं वर्ड, मेडिकल स्टोर। हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिकल स्टोर है उसको हम वर्ड यूज करते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी। तो उसका लोकेशन कहाँ होना चाहिए, उसका लेआउट क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले चीज होता है कि जो भी हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी है, मेजॉरिटी क्या करते हैं, वो ग्राउंड फ्लोर पे ही होना चाहिए।
hospital pharmacy department should be located at ground floor or at first floor of the hospital. यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे मेजॉरिटी इसलिए करते हैं कि जो भी ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हॉस्पिटल मान लो कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, तो जो भी आउट पेशेंट है, आउट पेशेंट का भी हमको डिस्पेंसिंग करना है और इन पेशेंट का भी करना है। तो आउट पेशेंट मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट जो होते हैं वो आउट पेशेंट होते हैं, तो उनको क्या है कि बहुत ज़्यादा हम हॉस्पिटल में इन पेशेंट के साथ सेपरेट रहता है, इन पेशेंट और आउट पेशेंट। तो आउट पेशेंट को देने के लिए जनरली क्या करते हैं कि हमारा ग्राउंड फ्लोर पे ही हॉस्पिटल फार्मेसी लोकेट होता है। दूसरी जो रिक्वायरमेंट होती है, इट शुड बी अवे फ्रॉम इन पेशेंट डिपार्टमेंट। जो भी इन पेशेंट डिपार्टमेंट है, जहाँ पे हमारा इन पेशेंट है, उससे दूर होना चाहिए। तीसरा, इट शुड बी नियर टू आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर एंड शुड बी अटैच्ड टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। इट शुड बी नियर टू आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जो भी ओपीडी डिपार्टमेंट है उसके पास होना चाहिए। जो भी ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर वहाँ पे बना है, या जो भी रिसर्च वर्क के लिए इंफॉर्मेशन सेंटर, पेशेंट काउंसलिंग सेंटर है, उसके पास होना चाहिए। और ये अटैच होना चाहिए, अगर हमारे हॉस्पिटल में अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर है, तो उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ हॉस्पिटल फार्मेसी अटैच होना चाहिए। तो क्या क्या कंडीशन हो गया? पहला हो गया कि वो ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए। सेकंड, कि जो भी इन पेशेंट है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट है, उससे दूर होना चाहिए। तीसरा हो गया कि जो भी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है, इट शुड बी नियर टू आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ओपीडी जो पेशेंट आ रहे हैं उसके पास होना चाहिए, जो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर है उसके पास होना चाहिए, जो रिसर्च का जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के पास होना चाहिए, और जो अगर हॉस्पिटल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उससे वो अटैच होना चाहिए। तो जब भी हम हॉस्पिटल का कोई प्लान करता है, इन सारी चीज़ों को कंसिडरेशन करते हुए ही प्लान करता है। अब आते हैं हम स्पेस की बात करते हैं कि कितने स्पेस में हॉस्पिटल फार्मेसी होना चाहिए। तो एज पर जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में आता है शेड्यूल एन। शेड्यूल एन में रिक्वायरमेंट है मिनिमम हमको कितने स्क्वायर फीट या कितने स्क्वायर मीटर की स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम हॉस्पिटल फार्मेसी की बात करें, तो हॉस्पिटल फार्मेसी में मिनिमम 165 स्क्वायर फीट स्पेस होना चाहिए। ये तो हो गई मिनिमम रिक्वायरमेंट। उससे कम सिंगल प्रीमाइसेस में 165 स्क्वायर फीट। ये शेड्यूल एन की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। बट जनरली अगर बड़ा हॉस्पिटल है तो मिनिमम एरिया 250 स्क्वायर फीट लिया जाता है। अगर हम बात करें आज के डेट में होलसेल रिटेल फार्मेसी की, अगर कोई होलसेल रिटेल फार्मेसी है, होलसेल एंड रिटेल फार्मेसी है, इसके लिए मिनिमम 165 स्क्वायर फीट स्पेस होना चाहिए एज पर शेड्यूल एन। बट हॉस्पिटल फार्मेसी में ज़्यादा स्पेस लिया जाता है, तो उसमें जनरली 250 स्क्वायर फीट जगह लेते हैं। हम बात करेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी। तो हॉस्पिटल फार्मेसी में हमने जो एरिया जनरली वो एक वर्ड यूज किया था, ये किस पे डिपेंड होता है
उस हॉस्पिटल में कितने बेड हैं। हर 100 बेड हॉस्पिटल 10 स्क्वायर फीट पर बेड। अगर 100 बेड का हॉस्पिटल है, 100 बेड का हॉस्पिटल है, तो 10 स्क्वायर फीट पर बेड के बेसिस पे कर देते हैं। अगर 200 बेड का हॉस्पिटल है, 200 बेड का हॉस्पिटल है, तो जनरली क्या करते हैं, 6 से 8 स्क्वायर फीट पर बेड से कंसिडर करते हैं। ये तो हो गया हमारा स्पेस की बात, कितने स्पेस में हमको हॉस्पिटल फार्मेसी करना चाहिए। अब आता है कि कितने फार्मासिस्ट होना चाहिए हॉस्पिटल फार्मेसी पे, कितने फार्मासिस्ट होना चाहिए। अप टू 50 बेड, अगर 50 बेड का हॉस्पिटल है, अप टू 50 बेड 3 फार्मासिस्ट होने चाहिए। अप टू 50 बेड कितने, 3 फार्मासिस्ट। अप टू 100 बेड 5 फार्मासिस्ट। अप टू 200 बेड 8 फार्मासिस्ट। अप टू 300 बेड 10 फार्मासिस्ट। अप टू 500 बेड 15 फार्मासिस्ट। ये रिक्वायरमेंट होती है फार्मासिस्ट की इन हॉस्पिटल। अगर हम हॉस्पिटल फार्मेसी की बात करें, पहले तो हो गया कितना एरिया होना चाहिए, एक बताया अकॉर्डिंग टू शेड्यूलियन की रिक्वायरमेंट बता दिया, एक बताया अकॉर्डिंग टू बेड साइज। अगर 100 बेड का है तो अप्रॉक्स 10 स्क्वायर फीट पर बेड कंसिडर करते हैं, और अगर 200 बेड का पेशेंट है हॉस्पिटल है तो 6 से 8 स्क्वायर फीट को कंसिडर किया जाता है। अब आते हैं नंबर ऑफ फार्मासिस्ट, हमको कितने फार्मासिस्ट चाहिए हॉस्पिटल फार्मेसी में। तो अगर 50 बेड का हॉस्पिटल है, अप टू 50 बेड, तो हमको 3 फार्मासिस्ट होने चाहिए। जो उस डिपार्टमेंट में मिनिमम 3 फार्मासिस्ट होने चाहिए। 100 बेड का हॉस्पिटल है तो 5, 200 बेड का है तो 8, 300 बेड का है तो 10, और 500 बेड का है तो 15। जनरली आउट पेशेंट, अगर हम यह तो हो गए इन पेशेंट के बेसिस पे, जनरली आउट पेशेंट अटेंडेंस एंड बेड्स स्ट्रेंथ रेशियो इज 3:1। ये कंसिडर किया जाता है कि अगर 3 आउट पेशेंट आते हैं तो एक इन पेशेंट आता है, जनरल कंसिडरेशन है। इस कंसिडरेशन में 1 फार्मासिस्ट कैन बी रिकमेंडेड फॉर मैक्सिमम 10 पेशेंट। अगर 10 पेशेंट आते हैं तो एक फार्मासिस्ट का रिकमेंडेशन किया जाता है। ये हो गया आउट पेशेंट के लिए। तो टोटल हमारी फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट ये है हॉस्पिटल फार्मेसी में।